हम्म, ये लाइट बंद कर दे अगली वाली। हाँ बस ठीक। एमएफए का टेस्ट क्या कब है? नेक्स्ट वीक में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर का। फ्राइडे को। फ्राइडे को या सैटरडे को। किस चीज का? हाँ उसका भी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ दोनों में से कोई एक पढ़ना है। ये तो मेरा मसला नहीं है ये। ठीक है, दूसरी की तरह आज। पता नहीं एक आती है एक नहीं आती है। ये बड़ा मसला है। मैंने कहता हूँ एमएफए में भी रिकॉर्डिंग उड़ा दें फिजिकल वालों की, ताकि ये बच्चे फिजिकल आए। सैटरडे को क्लास में कम लोग होते हैं। चलो कहते हैं खले ने ये इनकी रिकॉर्डिंग खत्म कर दें ताकि ये क्लास में ही आए सारे। हाँ जो प्योरली ऑनलाइन में रजिस्टर्ड था बस उसको ऑनलाइन में कर दें। अच्छा जी। ऐसे ही होएगा। अभी तो की नहीं, अभी तो आया हूँ। हाँ जी मिलेगी। सीएमए की बातें बाद में। अभी एमएफए की क्लास हो रही है। अच्छा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का चैप्टर हम पढ़ रहे थे। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस तकरीबन तकरीबन हमने वाइंड अप करना है। जी, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का चैप्टर हमने वाइंड अप करना है। तो मेरा ख्याल है को बहुत ज्यादा काम नहीं रहता उसका। अच्छा, हमने क्या पढ़ना था? मैंने आपसे कहा था शॉर्ट टर्म डेट फाइनेंस पढ़ने थे। कौन से पढ़ने थे? डेट फाइनेंस की ये रीडिंग करके आए हैं घर से? अच्छा, चलो अभी पता चल जाता है कितना पढ़ के आए हैं। 2-3 पॉइंट्स। अच्छा जी। जो पढ़ के आए हैं, जो नहीं पढ़ के आए वो तो अब अपना नुकसान कर रहे हैं। मैंने आगे जाना है, मैंने पढ़ाना नहीं एक एक लाइन। लेकिन जो पढ़ के आए हैं वो सवाल पूछ सकते हैं। और जो नहीं पढ़ के आए वो अब ना पढ़ने बैठ जाए, आपकी मेहरबानी जी। मैंने आगे बताना है आज। हाँ जी बच्चों, बताएं। टी बिल्स पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। टी बिल्स पे इंटरेस्ट नहीं होता। इनडायरेक्टली ऐसे होता है कि जब गवर्नमेंट टी बिल्स इशू करती है ना तो पार वैल्यू से कम पे इशू करती है। लेकिन जब वापस करती है तो पूरा पार वैल्यू पे, तो वो डिफरेंस इसके एक किस्म का इंटरेस्ट बन जाता है। मतलब मैं टी बिल खरीदूंगा एज एन इन्वेस्टर गवर्नमेंट से, तो मुझे 100 रुपए वाला टी बिल मुझे फॉर एग्जांपल 80 का मिल जाएगा। 6 माह का वो टी बिल है, मैक्सिमम 1 साल का होता है। 3 माह, 6 माह, 9 माह, साल। तो साल बाद फिर मुझे अगर 100 वाला टी बिल 80 का मिला है ना, साल बाद मैं मेच्योरिटी तक रखूं उसको, तो मुझे गवर्नमेंट से फी टी बिल 100 रुपए मिल जाएंगे। तो 20 रुपए मेरा इंटरेस्ट होगा एक किस्म का इनडायरेक्टली। वैसे हाथ से गवर्नमेंट इंटरेस्ट इशू एट डिस्काउंट होता है, ये रिडम्पशन एट पार होती है। ये होता है टी बिल्स में। जी। और कोई सवाल? हाँ, टी बिल ट्रेडेबल होता है। मैंने 12 माह वाला टी बिल लिया है एज एन इन्वेस्टर। 3 माह बाद मुझे लगता है यार मैं इसको बेच लूं, तो 80 का टी बिल आप 85 का बेच देंगे, बिकता है, उसकी मार्केट प्राइस होती है। जितनी डेट करीब आती जाती है वो 100 के करीब ट्रेड होता रहता है। ठीक है, समझ आई? यानी वक्त के साथ साथ उसकी प्राइस चेंज होती है। और कोई सवाल? ट्रेड क्रेडिट के डिसएडवांटेज। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? हम किसी सप्लायर से उधार पे चीजें ले लेते हैं और उससे प्रॉमिस कर लेते हैं कि तुम्हें 3 से 6 माह में पैसे दे देंगे। ठीक है, तो उसके क्या नुकसान आते हैं? वो कहता है जी पहला नुकसान ये है कि आपके इदारे की क्रेडिट रेटिंग कम होती है जब आप पेमेंट को डिले करते हैं। वादा आपने 30 दिन का किया है और पेमेंट आप 60 दिन बाद कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी है और दुनिया में भी है कि कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग होती है। पाकिस्तान में क्रेडिट रेटिंग करने वाला इदारा है पैक्रा। गार्डन टाउन में ऑफिस है इसका, मुगल आजम शादी हाल के सामने ही। ठीक है, पैक्रा, पाकिस्तान
पीए से मुराद है पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ये बैंकों की तो लाजमी करता है, लेकिन कंपनी जो चली जाए उसकी कर देता है, या किसी की रिक्वेस्ट पे कर देता है, लोगों की नहीं करता। मेरी आपकी नहीं करेगा, इंडिविजुअल्स की। समझ आ रही है? लेकिन यूरोप में, दुनिया में ऐसे है, सब बंदों की क्रेडिट रेटिंग होती है। इवन पाकिस्तान में भी इंडिविजुअल की क्रेडिट रेटिंग होती है, लेकिन बैंक्स में, मसलन मैंने बैंक से क्रेडिट कार्ड बनवाया ना, अगर मैं अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट डिले करूंगा तो मेरी क्रेडिट हिस्ट्री कमजोर होती जाएगी। और ऐसा है कि किसी नए बैंक से क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहूंगा तो वो कहेगा नहीं जी आपका नहीं बनाना, आपकी स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जो क्रेडिट हिस्ट्री आ रही है वो बड़ी वो आ रही है, वीक आ रही है, आप पेमेंट में डिले करते हैं। तो तमाम बैंक का सिस्टम स्टेट बैंक के साथ सेंट्रलाइज होता है। तो एक बैंक का क्रेडिट कार्ड में अगर आप डिफॉल्ट हो जाए ना, फिर भूल जाओ तुम किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हो। क्या पता है डेबिट कार्ड में और क्रेडिट कार्ड में क्या फर्क होता है? लड़की बताओ, चलो बताओ जल्दी से। पता है? हाँ जी भाईजान, आपको पता है डेबिट कार्ड में और क्रेडिट कार्ड में क्या फर्क होता है? हाँ, डेबिट कार्ड आपके जाती पैसों का होता है, उसके बैक पर आपके अपने पर्सनल पैसे होते हैं। क्रेडिट कार्ड में आपके बैक पे पैसे आपके अपने नहीं होते, बैंक के पैसों से आप परचेजिंग कर लेते हैं, ग्रोसरी या जो भी। बाद में बिल आता है, जैसे बिजली का बिल आता है, और आप उसको क्लियर कर देते हैं। और अगर ड्यू डेट पे क्लियर ना करें तो सूद भी पड़ता है, और अगर सूद भी अदा ना करें तो आप डिफॉल्ट हो गए, डिफॉल्ट हुए तो गए। फिर आपको घर लेने के लिए भी लोन नहीं मिलना, फिर आपको गाड़ी के लिए भी नहीं मिलना, फिर आपकी समझ लें सारी जिंदगी ऐसे ही गुजरनी है बैंकिंग ट्रांजेक्शन में। मतलब बैंक को अपने पैसे तो जमा करा सकते हैं, बैंक के पैसों से आप कोई गेम नहीं खेल सकते। ठीक है? और कोई सवाल हो इसमें? अच्छा, क्रेडिट कार्ड लोन होता है जी, बिल्कुल। उसके अलावा वो कहता है एडिशनल क्रेडिट लेना मुश्किल हो जाता है, और उधार पे चीजें लेना मुश्किल हो जाता है। तीसरा, कई दफा ऐसा होता है कि आपको वो कोई इंटरेस्ट तो चार्ज नहीं कर रहा, लेकिन आपके सप्लायर के साथ रिलेशनशिप जो है ना वो बड़े खराब हो जाते हैं, और वो सप्लायर अगर की सप्लायर हो तो वो आपको चीजें देना ही बंद कर देता है अगर आप उसकी पेमेंट्स में क्या करेंगे, डिले लाएंगे। या वो सप्लायर आपसे कहता है 5 चीजें चाहिए नहीं, पैसे ले आओ तो ले जाओ चीज़ा, उधार बंद। ठीक है? नकद 100 बार, उधार के लिए अल्लाह हाफिज। उधार नहीं देता वो आपको, नकद बार बार, उधार नहीं देता वो। ठीक है? वो कहता है जाए, मैंने नहीं देनी। आप टाइम पे पैसे नहीं देते, ये नुकसान है। यानी सारे नुकसान आता है पेमेंट लेट करने के, रिलेशन खराब हो जाएगा, आपको क्रेडिट रेटिंग कमजोर हो जाएगी। उसके अलावा वो आपको सिर्फ कैश पे देगा। उसमें एक और मसला भी है, जो आपको डिस्काउंट का बेनिफिट मिलना था, सप्लायर से डिस्काउंट रिसीव होना था, वो डिस्काउंट रिसीव फॉरगॉन हो जाएगा, आपको वो छोड़ना पड़ जाएगा। जो डिस्काउंट नहीं मिलना होता अर्ली पेमेंट की वजह से, अगर आप सप्लायर की पेमेंट लेट करेंगे तो आपको जो सप्लायर से डिस्काउंट मिलना था वो नहीं मिल पाएगा, वो आप डिस्काउंट फॉरगॉन करेंगे जी। और कोई सवाल हो? जी, वो कहता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते क्या हैं? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं कि एक तरफ होता है बैंक और दूसरी तरफ होते हैं हजारों लाखों इन्वेस्टर्स, असलम, अकरम, नदीम, काशिफ। ये बैंक को सरमाया देते हैं, और बैंक बदले में जो डिबेंचर की तरह के सर्टिफिकेट होते हैं वो इशू कर देते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक को भी वापस होते हैं, और ये इन्वेस्टर आपस में भी एक दूसरे को ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदो फरोख्त। तो वो कहता है सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज की वजह से फायदा आपको क्या होता है? 2 फायदे होते हैं इन्वेस्टर को, कंपनी को नहीं, इन्वेस्टर को। एक तो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्टिव बन जाते हैं। दूसरा, फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट से मुराद है जब पैसों की जरूरत पड़े कंपनी, बैंक के पास नहीं जाना, बैंक से तो पैसे ड्यू डेट पे मिलने हैं, आप पैसे बेच के यानी क्या करें, एक्स्ट्रा पैसे हैं तो कैश को सीडीज में कन्वर्ट कर लो, पैसे कट हो रहे हैं तो सीडीज को बेच के किस में कन्वर्ट कर लो, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। अदरवाइज आप अगर पाबंद होते कि ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के पैसे 5 साल बाद या 3 साल बाद या 2 साल बाद या साल बाद तकरीबन, सॉरी 3 साल नहीं, शॉर्ट टर्म है ये, साल बाद बैंक से ही वापस मिलेंगे आपको आपके पैसे,
तो फिर तो आप 1 साल के लिए फंस गए ना, पैसे बंद हो गए। इसकी खूबी यह है कि इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज में सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज को कहते हैं। सेकेंडरी मार्केट किसको बोलते हैं? किसी भी मुल्क की जो स्टॉक एक्सचेंज या कोई भी ऐसी मार्केट जहां पे सर्टिफिकेट या वो चीज खरीदो फरोख्त होती है। तो सेकेंडरी मार्केट में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इन्वेस्टर आपस में एक दूसरे को बेच सकते हैं, जिस वजह से अगर कंपनी के पास पैसों की ज्यादती है, पैसे ज्यादा हैं, तो सीडीज खरीद लो किसी और से, कंपनी बैंक से ना लो। और अगर पैसे कम पड़े, कम पैसों की शॉर्टेज हो गई है, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सेकेंडरी मार्केट में बेच के अपने पैसे कन्वर्ट कर लो, सीडीज को कैश में कन्वर्ट कर लो, ये बात है। और कोई मसला? जी, और कोई मसला? क्लियर है? हम्म। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हमेशा बैंक इशू करते हैं, या एक या एक से ज्यादा बैंक्स। और ये टी बिल्स हमेशा गवर्नमेंट इशू करती है कर्जा लेने के लिए। ये आम कंपनीज टी बिल इशू, आम कंपनीज जो लोन लेती हैं शॉर्ट टर्म, वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, ट्रेड क्रेडिट है, या आम शॉर्ट टर्म बैंक लोन है। ठीक है, समझ आ रही है? बैंक लोन क्यों नहीं लिखा मैंने, वो मैं पढ़ाया हूँ पीछे, बैंक लोन लॉन्ग टर्म में, इसीलिए शॉर्ट टर्म में दोबारा आके नहीं लिखा। अच्छा, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये बल्कि पिछली दफा आए भी हैं पेपर में। ये पिछली दफा पेपर में आए भी हैं, सेम टू सेम ऐसे ही छापे हैं आई कैप ने। लास्ट अटेम्प्ट के पेपर में ये आए भी हैं, ये फैक्टर्स। और इनकी हेडिंग याद करनी है बस, अंदर वाली डिटेल खुद लिखनी होती है। ये वैसे रट्टा भी आ सकता है, और इस पे केस स्टडी भी आ सकता है, सिनेरियो 5-4 लाइनों का छोटा सा सिनेरियो भी बन सकता है इस पे। जी, हमें पैसा इक्विटी से लेना चाहिए या लॉन्ग टर्म डेट से? हम बात डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट ही समझेंगे। कंपनी को इक्विटी से पैसा कब लेना चाहिए और डेट से पैसा कब लेना चाहिए? कब इक्विटी फाइनेंस सूटेबल होता है, कब? तो सबसे पहला फैक्टर है कॉस्ट। अगर आप कॉस्ट की बुनियाद पर, कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, और कॉस्ट से मुराद दूसरी कॉस्ट भी है, वो इशू कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? एक केई वर्सेस केडी जो हमने पढ़ी है, और एक दूसरी कौन सी है कॉस्ट? हमने कहा था केई केडी में से कौन सा पैसा सस्ता होता है? डेट फाइनेंस इज चीपर देन इक्विटी, ये बताया था आपको। तो अगर आप कॉस्ट की बेस पे सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, तो कंपनी को डेट फाइनेंस की तरफ जाना चाहिए। चीप पैसा चाहिए तो डेट फाइनेंस सूटेबल है। इवन इशू कॉस्ट भी डेट फाइनेंस की कम होती है एज कंपेयर टू इक्विटी फाइनेंस। जैसे इक्विटी फाइनेंस में कल मैंने बताया था, पब्लिक ऑफर या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का प्रोसेस भी लेंथी है, खर्चा भी काफी होता है। समझ आ रही है बात आपको? तो ये बात ध्यान में रखना है आपने कि इक्विटी फाइनेंस इज एन एक्सपेंसिव वे टू रेज द फाइनेंस, ये महंगा पैसा आता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अमाउंट, थोड़ी अमाउंट चाहिए या बहुत ज्यादा चाहिए? जी दसो, बहुत ज्यादा चाहिए तो कर्जा लेना आसान है कि इक्विटी फाइनेंस से लेना आसान है? बहुत ज्यादा कर्जा किसी बैंक से मांगेंगे, वो कहेगा फ्रॉड तो नहीं कर रहा, पता नहीं डिवेंचर होल्डर। इसीलिए ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइनेंस चाहिए, वी विल गो फॉर इक्विटी, और उसमें भी पब्लिक ऑफर। और अगर आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ फाइनेंस चाहिए तो वो सस्ता भी होता है। फिर हम ज्यादा जगह पे डेट फाइनेंस को फेवर देते हैं। किसको फेवर देते हैं? तो अगर आपको ह्यूज अमाउंट चाहिए, ये लिखा हुआ है इसमें, अगर आपको ह्यूज अमाउंट चाहिए तो आप डेट फाइनेंस की तरफ जाएं, अगर आपको रीजनेबल अमाउंट चाहिए तो किसकी तरफ जाएं? इक्विटी शेयर्स इशू करें। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब है वो पैसा कितने अरसे के लिए चाहिए। तो वही मैंने कहा इक्विटी फाइनेंस, मैंने इक्विटी फाइनेंस ही कहा ह्यूज अमाउंट चाहिए। तो थोड़ी अमाउंट चाहिए तो आप डेट फाइनेंस पे भी जा सकते हैं।
उसके बाद ड्यूरेशन पर आए जी। ड्यूरेशन, आपको पैसा परमानेंट बेसिस पे चाहिए कि 3 माह 6 माह के लिए चाहिए? अगर आपको पैसा लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए चाहिए तो आपके पास इक्विटी की भी ऑप्शन है, लॉन्ग टर्म डेट की भी है। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए 2 माह 6 माह के लिए, फिर इक्विटी फाइनेंस लेना बेकार है। फिर आप किस पे जाएं? डेट फाइनेंस, शॉर्ट टर्म। डेट में शॉर्ट टर्म भी होता है डेट में, लेकिन इक्विटी फाइनेंस शॉर्ट टर्म नहीं होता, इक्विटी फाइनेंस लॉन्ग टर्म ही होता है। ठीक है, तो आपको पैसे का ड्यूरेशन भी देखना है कि आपको पैसा जिस मकसद के लिए चाहिए वो मकसद का ड्यूरेशन क्या है। नॉर्मली असूल ये होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस। मैचिंग की जाती है, देखिए लिखा हुआ मैच करें, लेंथ ऑफ टाइम के साथ क्या करें? मैच करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए। उसके बाद अगला, आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? इदारा फ्लेक्सिबिलिटी चाह रहा है कि नहीं चाह रहा? मिसाल के तौर पर आपके इदारे में प्रॉफिट ऊपर नीचे जाते हैं, प्रॉफिट्स क्या होते हैं? तो डेट फाइनेंस में फ्लेक्सिबिलिटी कोई नहीं है, प्रॉफिट ऊपर गया है या नीचे गया है, यू हैव टू पे द इंटरेस्ट कॉस्ट। लेकिन इक्विटी फाइनेंस में फ्लेक्सिबिलिटी इस लिहाज से है कि कंपनी किसी साल डिविडेंड दे या किसी साल कम कर दे या किसी साल क्या कर दे। तो इक्विटी फाइनेंस में डेट फाइनेंस के मुकाबले में फ्लेक्सिबिलिटी डिविडेंड पर्सपेक्टिव से ज्यादा है। ठीक है, समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? लेकिन डेट फाइनेंस में एक प्रॉब्लम यह है कि आपको अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को मेंटेन, इक्विटी में परफॉर्मेंस मेंटेन करेंगे तो शेयर की प्राइस मार्केट में मेंटेन रहेगी, नहीं तो शेयर प्राइस दिन ब दिन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। उसके अलावा रीपेमेंट, पैसों की वापसी का मसला। अगर आपके इदारे के पास फ्यूचर कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग होते हैं, फ्यूचर में कैश फ्लोस की बहुतात होती है, सरप्लस होता है, तो आप इंटरेस्ट भी आसानी से दे पाएंगे और लोन के असल पैसे की भी रीपेमेंट यू कैन मेड इजीली। तो डेट पे जाएं। और अगर आपके पास फ्यूचर कैश फ्लोस की शॉर्टेज है, लगता है आपको, या आप ड्यू डेट पे शायद रीपेमेंट आसानी से, फिर आप इक्विटी की तरफ जाएं, क्योंकि इक्विटी में रीपेमेंट की कोई टेंशन, समझ आ रही है? यू हैव सरप्लस फ्यूचर कैश फ्लोस, you can easily repay your principal amount and interest, go for debt, otherwise go for equity। ये बातें सवाल में दी होंगी केस स्टडी में कि कंपनी की मैनेजमेंट को लगता है कि हम ये लोन अगले 5 साल बाद आसानी से वापस नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है वो आपको बताना चाह रहे हैं कि देयर इज रिस्क एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। तो ये चीज आपको मोहतात कर दे कि कंपनी को डेट लेने से पहले सोचना चाहिए। समझ आ रही है? आगे चले, नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है? आपकी कंपनी के लिए कौन सा फाइनेंस अवेलेबल है, कौन सा फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब छोटी कंपनियां जो होती है ना, छोटी कंपनियां जिनको मैंने कल कहा था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टाइप या फैमिली ओन्ड कंपनी, वो पब्लिक ऑफर, लेकिन वो राइट शेयर अपने फ्रेंड्स को इशू कर सकते हैं, उनके पास लिमिटेड ऑप्शन अवेलेबल होती है पैसे लेने की। इवन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बच्चे डिबेंचर या बॉन्ड्स भी इशू करके पब्लिक से पैसे नहीं ले सकती, उनके पास ऑप्शंस लिमिटेड है। तो आपने अपनी कंपनी का लीगल स्टेटस भी देखना है, जैसा आपका स्टेटस है उसके हिसाब से आपको पैसा अवेलेबल होगा। ये ना हो कि पेपर में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डाटा दिया हो और आप उसको रिकमेंड कर रहे हो कि इसको डिबेंचर इशू करके पैसा ले लेना चाहिए, बोंगी या रिकमेंडेशन। बैंक लोन रिकमेंड हो सकता है, राइट शेयर रिकमेंड हो सकता है छोटी कंपनियों को, समझ आ रही है? पब्लिक ऑफर नहीं हो सकता। हाँ, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को शेयर इशू रिकमेंड हो सकता है। प्राइवेट कंपनी के पास और तरीके हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट, बिजनेस एंजल, वो पढ़ेंगे बाद में, अभी पढ़े ही नहीं हमने, अभी पढ़े बड़ी कंपनी के लिए सारा कुछ। तो जो छोटी कंपनीज हैं प्राइवेट लिमिटेड, उनके पास एवरी ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल टू रेज द फाइनेंस, बट public limited listed company has every option to raise equity finance as well as debt finance। तो भाई आपने अपनी औकात का भी ख्याल रखना है, इसको सादा जबान में कहें, ठीक है? नहीं समझ आ रही, सो रही हैं आप? डिविडेंड हिस्ट्री, क्या पॉइंट है डिविडेंड हिस्ट्री में? अगर किसी कंपनी ने पिछले सालों में डिविडेंड अच्छे दिए हुए हैं
शेयर होल्डर खुश होंगे नाराज होंगे? और अगर आपने डिविडेंड्स ही अच्छे नहीं दिए हुए तो वो खुश नहीं होंगे, और आप उनसे कहें ले आओ और पैसा दो, मिलेगा? उन्होंने कहना, अब कह नहीं सकता एज अ टीचर चलो निकलो शाबाश, आपके पुराने शेयर होल्डर आपकी बात को अहमियत नहीं देंगे, फिर आपको मजबूरन डेट फाइनेंस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि यू हैव पुअर डिविडेंड हिस्ट्री। इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग डिविडेंड हिस्ट्री देन यू कैन गो फॉर इक्विटी एज वेल एज गो फॉर डेट। स्ट्रॉन्ग डिविडेंड में आपकी मर्जी, आप इक्विटी से पैसा लें या डेट से, बट वीक डिविडेंड हिस्ट्री में यू आर मजबूर टू रेज फाइनेंस थ्रू डेट। ठीक है, यू आर मजबूर। नेक्स्ट, इसका ताल्लुक वैसे डेट के साथ है। ये पॉइंट पढ़ो, पॉइंट नंबर पता नहीं कौन सा है, 8वां पॉइंट है शायद। जी पढ़े, जी पढ़े, ये पढ़ें आप और मुझे ये बताएं क्या कह रहे हैं। ये वाला पॉइंट ये थोड़ा टेक्निकल है, वैसे इसका ताल्लुक इक्विटी के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक है ही डेट के साथ। थोड़ी मुश्किल इंग्लिश लिखी हुई है, लेकिन कुछ बच्चों को शायद ये समझ आ जाए। है क्या रेट की बात कर रहे हैं? चलें आप बताएं जी, अगर गलत करेंगे तो फिर हम पूछे जी। हाँ, वो आपसे यही कह रहा है कि कंपनी के पास डेट लेने के लिए जो लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दो तरह के हो सकते हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वाले लोन, और दूसरे कौन से होते हैं? फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाले लोन। अब इकोनॉमी में स्टेट बैंक और इसी तरह बैंक्स की तरफ से अगर मुस्तकबिल में इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की उम्मीद है, अगर मुस्तकबिल में इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट रेट है ना वो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद चेंज होता है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ कहोगे मॉनेटरी पॉलिसी की होती है, किसी को पता ना हो, मॉनेटरी पॉलिसी का पता ना हो, नहीं पता, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी? मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की पॉलिसी है, जिसमें स्टेट बैंक इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट रेट। विद द हेल्प ऑफ किस चीज को कंट्रोल किया जाता है? कैसे? स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट क्या कर देता है? लोग कहते हो कार नहीं पैसे रखने, बैंक च रखो, सूद वाले पैसे जगह पे जमा कराओ। धड़ाधड़ लोग क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट कराना शुरू कर देते हैं। वो लोग जिन्होंने पैसे घर में रखे हुए थे, जिन्होंने कर्जा लेना था वो कर्जा नहीं लेते, वो कहते नहीं ठहर जो पाए, महंगा हो गया कर्जा। रेट बढ़ाने से क्या होता है? पैसा लोगों के हाथ में जाने के बजाय बैंक में रहता है, जिससे जब लोगों के हाथ में पैसा कम जाता है ना, या होता कम है, तो वो महंगी से महंगी चीजें खरीदने की तरफ उनकी डिमांड कम हो जाती है। सारी इकोनॉमिक्स की चीजें लिंक्ड होती हैं आपस में। जब स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, उससे डिपॉजिटर इनकरेज होते हैं, बोरोवर्स डिस्करेज होते हैं। जिन्होंने कारोबार शुरू करना था ना कर्जे के पैसे, वो कहते हैं ठहर जो पाए, रेट बहुत बढ़ गया है, महंगा हो गया पैसा, वो डिस्करेज हो गए। जब आम लोग इनकरेज होके बैंक में पैसे जमा करा दिए, जिन्होंने लेना था उन्होंने नहीं लिया, तो मनी इन सर्कुलेशन ऑफ द इकोनॉमी बढ़ती है कम होती है? जिसने लेविश शादी ब्याह करना था अपने बच्चे का, वो कहते यार नॉर्मली करो, अब पैसा इन्वेस्ट कर दे, ये कितनी लेविश शादी ब्याह, या किसी ने लेविश
एंटरटेनमेंट पे, ये लेविश बाइंग करनी थी, वो सारे हेजिटेट करते हैं। जिससे क्या होता है, इकोनॉमी में चीजों की डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम होने से इदारे ज्यादा प्राइस ज्यादा चीजें नहीं बनाते, बल्कि जो बनाई होती है उनको भी कम प्राइस पे बेचते हैं, यार विकन सेले लगाते हैं। समझ आई? यानी जब डिमांड कम हो गई है, सप्लाई ज्यादा, क्या होगा, चीजों की प्राइसेस ऊपर जाएंगी। स्टेट बैंक को अपना ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। ये इकोनॉमिक्स है। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये मैं अपने घर से बेगम से नहीं लेके आया, ये इकोनॉमिक्स ने मुझे सब सिखाई है। इसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या नुकसान होगा? हाँ, इसका नुकसान होता है, इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो हो जाती है। हमेशा हर इकोनॉमिक फैक्टर को छेड़ने से पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आता है। और तो देखते हैं शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में क्या हासिल करना है आपने, लॉन्ग रन में क्या करना है। तो स्टेट बैंक की मॉनेटरी हर 3 माह, मॉनेटरी पॉलिसी हर 3 माह बाद आती है। तो 3 माह बाद वो चेंज हो जाएगी, चेंज होगी तो दोबारा वो जो काम काम हो रहा होगा वो थोड़ा ठीक है पुश मिल जाएगा। समझ आ गई आपको? तो ये बात ज़हन में रखें। अगर मुस्तकबिल में इंटरेस्ट रेट, सर रियल लाइफ में ऐसा होता भी है कि नहीं, ओ यार मैं को अपने वालों दसना पे होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन पाकिस्तान में ये इम्पैक्ट आपको नजर क्यों नहीं आता? इसलिए नजर नहीं आता कि हम लोग जो हैं, हमारी आदत बहुत खराब हो चुकी हैं। हम इन्वेस्टमेंट एटीट्यूड रखते ही नहीं लोग। असी खाओ पियो प्रोग्राम वाली पार्टी है। हमारे अंदर एजुकेशन की कमी की वजह से हम इन्वेस्टमेंट एटीट्यूड रखने वाले लोग ही नहीं हैं। तो पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में सारी इकोनॉमी की थ्योरियां आके कहीं ना कहीं फ्लॉप हो जाती हैं। ठीक है? यहाँ होर्डिंग भी बहुत ज्यादा है, कानून की इम्प्लीमेंटेशन भी बड़ी कमजोर है, जिस वजह से सारे मसाइल जब एक्यूमुलेट होते हैं ना, एक हम हैं ही शहजादे। ठीक है, हम मतलब पैसे घर में पड़े होंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ भी रहा है तो हम कहते हैं इन्वेस्ट नहीं करना। कई लोग कहते हैं यार सूदी निज़ाम में घुसना ही नहीं। तो ठीक है ना घुसे, आप उस पैसे से अपना कोई कारोबार शुरू करें, वो भी नहीं करना। ये एटीट्यूड का मसला ज्यादा है, जिस वजह से पाकिस्तान में आपको ये चीजें नजर नहीं आती। चलें जी आगे। अगर मुस्तकबिल में इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की उम्मीद होगी तो मैं फिक्स रेट वाला लोन लूंगा और फ्लोटिंग रेट से मैं क्या करूंगा, अवॉइड करूंगा। और अगर मुस्तकबिल में इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में गिरने की उम्मीद हो तो फिर मैं कौन सा वाला लोन लूंगा, फिर मैं फ्लोटिंग वाला लूंगा। फिक्स लेके तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं, लोन सस्ते हो रहे हैं और आपने महंगा लोन लिए बैठे फंसे हुए हैं। फिक्स रेट वाला लोन जो होता है ना, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ने कभी चेंज, जिस जिस रेट पे आपने लोन लिया ना 5 साल के लिए, वही रेट देना है। फ्लोटिंग रेट इकोनॉमी में काइबोर के ऊपर नीचे जाने से चेंज होता है, तो उसका फायदा भी होता है फ्लोटिंग रेट का। और अगर फ्यूचर में इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट गिरने की उम्मीद हो, यू मस्ट गो फॉर फ्लोटिंग। पता कहां से चलता है? इकोनॉमिस्ट की प्रिडिक्शन आती है नेट पे। लोग मॉनेटरी पॉलिसी आने से पहले तुक्के लगा रहे होते हैं क्या आएगी मॉनेटरी पॉलिसी। समझ आ रही? जैसे आप बैठ के अंदाजा लगा रहे होते ना मेरा रिजल्ट क्या आएगा, वैसे स्टेट बैंक से रिटायर शुदा लोग और इकोनॉमिस्ट ये गेस कर रहे होते हैं कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी टाइट वाली आएगी या लीनियंट होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने कम करने को कहते हैं टाइट या लीनियंट। ठीक है? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है और एक होती है कॉन्ट्रेक्शनरी। ठीक है? इकोनॉमी की ग्रोथ को जो स्लो करती है उसको कहते हैं कॉन्ट्रेक्शनरी। ठीक है, उम्मीद है पता होगा आपको। चलें आगे, नेक्स्ट आ जाए, सिक्योरिटी एंड कॉवेनेंट्स। सिक्योरिटी एंड, जब भी आपने कर्जा लेना है, कर्जे के लिए आपको कोई ना कोई एसेट गिरवी रखवाना पड़ेगा। अगर कंपनी के पास गिरवी रखवाने के लिए सूटेबल सिक्योरिटी कोई नहीं है और तो आप कर्जा लेना भी चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। तो इफ वी हैव अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी देन गो फॉर डेट। इफ वी हैव इनअप्रोप्रिएट सिक्योरिटी देन गो फॉर इक्विटी फाइनेंस। ठीक है? नेक्स्ट आ जाए, इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने ये देखना है, कॉवेनेंट रिस्ट्रिक्शंस को कहते हैं, पाबंदियों को, कि आपके ऊपर अगर पहले से ही पाबंदियां कर्जा लेने की लगी पड़ी हैं कि आप और कर्जा नहीं ले सकते। अनसिक्योर्ड डेट का ऑप्शन होता है ना, लेकिन वो महंगा बहुत होता है। अनसिक्योर्ड डेट का ऑप्शन होता है, वो महंगा बहुत होता है, उसका सूद का रेट सिक्योर्ड डेट के रेट से ज्यादा होता है। बिल्कुल होता है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन अनसिक्योर्ड वाले ने भी देख के देना होता है कि आपके पास एसेट्स कितने हैं।
पहले कितना कर्जा ले चुके हैं। आखिरी चीज है, कंपनी जो भी फाइनेंस लेना चाहती है उसके बाद देखती है कि अगर हम इक्विटी से फाइनेंस लेंगे तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या इम्पैक्ट आएगा, हमारी ईपीएस कहाँ जाएगी, हमारी डेट इक्विटी रेशियो कहाँ जाएगी, हमारी इंटरेस्ट कवरेज। ये ना कुछ रेशियोज हैं अकाउंटिंग में, पता नहीं आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। नहीं भी पढ़ी तो परेशान ना हो। होता क्या है कि जो फाइनेंस लेना है ना, अपने लेने से पहले देखती है कंपनी कि अगर हम ये फाइनेंस ले लेते हैं, बैंक से उधार ले लेते हैं, तो बैंक ने हमें ये रेट बताया कि आपको देना पड़ेगा, तो इसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट उतनी स्पीड से नहीं बढ़ना, तो हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो गिरेगी, हमारी डेट इक्विटी रेशियो, गियरिंग रेशियो जिसे कहते हैं, वो बढ़ेगी हमारी, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में रॉस, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, शायद वो कम हो जाए। तो एक कंपनी इन तमाम रेशियोज पे इम्पैक्ट देखती है। अगर वो इम्पैक्ट आपको बहुत बुरी हालात में नहीं लेके जा रहा तो आप डेट फाइनेंस की तरफ चले जाएंगे। और अगर आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट है वो बड़ा एडवर्सली आ रहा है और वो काबिल कबूल नहीं है शेयर होल्डर के लिए और आपकी मैनेजमेंट के लिए, देन यू कैन गो फॉर इक्विटी फाइनेंस। तो डेट के केस में आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एडवर्स इम्पैक्ट आने हैं फॉर द टाइम बिंग। तो आपने देखना है कि वो एडवर्स इम्पैक्ट कितने एडवर्स हैं, ये देख के फैसला करते हैं कि इक्विटी फाइनेंस या डेट फाइनेंस। तो वन बाय वन दोबारा बात कर लेते हैं। पहला, सबसे पहले क्या देखो, महंगा पैसा चाहिए तो सस्ता, सस्ता डेट ही होता है। उसके बाद थोड़ी अमाउंट चाहिए या ज्यादा अमाउंट चाहिए तो इक्विटी की तरफ जाए। यानी अगर मैं डेट की बातें करूं तो सारे फैक्टर को सामने रखूं, डेट सस्ता होता है कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन डेट ह्यूज अमाउंट का रेस नहीं हो सकता। लिटिल अमाउंट चाहिए तो डेट की तरफ जाए। तीसरे नंबर पर लंबे अरसे के लिए चाहिए या छोटे अरसे के लिए, तब भी डेट सूटेबल है। चौथे नंबर पर डेट के केस में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यू हैव टू पे द इंटरेस्ट कॉस्ट, रीपेमेंट का प्रॉब्लम है तो डेट की तरफ ना जाएं। अवेलेबिलिटी मतलब आपकी कंपनी अगर लिमिटेड है या उसकी प्राइवेट लिमिटेड है तो शायद आपके पास सारी इक्विटी की ऑप्शन अवेलेबल ना हो। उसके बाद आपकी पुअर डिविडेंड हिस्ट्री है तो डेट की तरफ जाएं। अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट ऐसी है, बढ़ने की उम्मीद है तो फिक्स की तरफ जाएं, गिरने की उम्मीद है तो फ्लोटिंग की तरफ जाएं। अगर आपके पास गिरवी रखवाने को अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी नहीं है और आप हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को बियर भी नहीं करना चाहते तो फिर आप इक्विटी की तरफ जाएंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे डेट फाइनेंस लेने का क्या इम्पैक्ट आएगा, ये सारे फैक्टर आपको देखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आगे चले, इन फैक्टर की हेडिंग आपने याद करनी है। अगली चीज है इस्लामिक फाइनेंस पे आते हैं। है इस्लामिक फाइनेंस, इस्लामिक फाइनेंस, चलें नोट्स फिलहाल छोड़ रहा हूं मैं, नोट्स में से बाद में देखते हैं, पहले इधर आ जाए। इस्लामिक फाइनेंस में ये फ्लो चार्ट वगैरह बना ले, फिर वहां से पढ़ते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है इस्लामिक फाइनेंस। और आजकल इस्लामिक फाइनेंस की तो बल्ले बल्ले हुई पड़ी है, एक एमर्जिंग फील्ड है। हर ऑडिटर कोशिश कर रहा है कि मैं कोई इस्लामिक फाइनेंस की सर्टिफिकेशन कर लूं, क्योंकि इस्लामिक बैंक का ऑडिट जो है ना वो आम ऑडिटर नहीं कर पाता। आम ऑडिटर, ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर तो पता है, लेकिन इस्लामिक फाइनेंस के मुताबिक ये ट्रांजैक्शन वैलिड है कि नहीं। तो पहली बात है, इस्लामिक फाइनेंस से क्या मुराद है जी, इस्लामिक फाइनेंस से क्या मुराद है। कोई भी ऐसी बिजनेस की ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, एनी इकोनॉमिक और बिजनेस एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरीयत, उसको शरिया कहते हैं। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी या कोई भी बेटा बिजनेस एक्टिविटी
जो शरीयत की बताई हुई गाइडलाइंस के मुताबिक हो, इस्लामिक शरीयत, उसके मुताबिक हो, कोई भी इकोनॉमिक या बिजनेस एक्टिविटी, यानी रूल्स और गाइडलाइंस किसकी फॉलो की जा रही हो, इस्लाम की, ऐसी ट्रांजैक्शन को किस में डाला जाएगा, हर वो ट्रांजैक्शन जो इस्लामिक शरीयत के मुताबिक चल रही है तो वो इस्लामिक फाइनेंस में फॉल करेगी। ठीक है कि नहीं? ठीक नहीं? भी ठीक तो मानना पड़ेगा। जी, ये वैसे आपको याद नहीं करना, ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, थोड़ा हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट हम बन रहे हैं तो चलो हमें थोड़ा इस्लाम का भी पता हो जाए तो सवाब भी लग जाए, पढ़ भी लिए तो सवाब भी लग जाए हैं। तो इसको पढ़ने से अब आपको सवाब मिल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ। जी, इस्लाम की जो शरीयत है, ये डायग्राम समझ आ रही है आपको? शायद नजर आ रही हो, शायद ना नजर आ रही हो। इस्लाम ने, शरीयत ने दो चीजें बताई हैं। इबादात, इबादात में इंसान का अल्लाह के साथ ताल्लुक, और मामलात, यानी इस्लाम की जो शरीयत है ना बेटा, वो दो पिलर्स पे मेन खड़ी है। दो मेन पिलर्स हैं उसके, यानी इस्लाम की सारी शरीयत दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में हमें गाइडेंस देती है, अबाउट इबादात और अबाउट मामलात। इबादात का पोर्शन बहुत थोड़ा है, मतलब अगर मैं आपको 50 किताबें पढ़ाऊँ ना शरीयत की, तो उसमें से शायद 2 किताबें इबादात की होंगी, बाकी 48 किताबें जो आप पढ़ रहे होंगे ना, लोगों के साथ आपके मामलात क्या हैं, दैट आर नोन एज मामला, सोशल ट्रांजेक्शन्स, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विद अदर इंडिविजुअल, या जो भी सोशल। तो इबादात 5 इस्लाम के अरकान है, ये तो सबको पता है। इस चीज की शहादत देना कि अल्लाह एक है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, ये इस्लाम का। दूसरा, नमाज, ज़कात है, सौम मतलब रोजा और हज, ये 5 पिलर हैं या 5 अरकान हैं जिनको आपने परफॉर्म करना है, और ये आप परफॉर्म करें तो ठीक है, आप मुस्लिम मुस्लिम है। और दूसरा, आप जन्नत, आप पे गारंटीड है जन्नत आपके लिए है, अगर करें। अब देख लें इसमें से कौन सा पिलर हम मिस करें। ये हर किसी के लिए फिक्स नहीं है, वेल्दी इंडिविजुअल के लिए फिक्स है। बाकी ये जो ज़कात है ये भी वेल्दी इंडिविजुअल के लिए है, बाकी बाकी सारी चीज़ें हर एक को करनी है। नेक्स्ट आ जाए मामलात में। इस्लाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के मुतालिक गाइड करता है कि किसी भी मुल्क का पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, खिलाफत और वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। वो ये डिक्टेटरशिप, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये वो, ये इस्लामिक शरीयत नहीं है। सोशल एक्टिविटीज़ में आपने माशरे में हमसायों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अम्मी के साथ, अब्बू के साथ कैसे रहना है, ठीक है, ये सोशल गाइडेंस है, सोशल वैल्यूज पे। और तीसरी कौन सी एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक। तो इस्लामिक फाइनेंस इनमें से कहाँ पे आएगा? अगर मैं इस्लामिक शरीयत की बात करूं तो मामलात, मामलात के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आपका ये बैंकिंग हो या नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज हो, वो तमाम ये इस्लामिक फाइनेंस है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी। अब आपको ये पता चल गया कि इस्लामिक शरीयत जो है वो दो चीजों के मुतालिक मेन गाइडेंस देती है, अबाउट द इबादात और अबाउट द मामलात। और मामलात में पॉलिटिकल सेटअप किसी कंट्री का कैसा हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो। इस्लाम जॉइंट फैमिली सिस्टम को डिस्करेज करता है, हिंदुओं का सिस्टम है ये, जॉइंट फैमिली सिस्टम हिंदुओं का है। लेकिन साड़ी मां कहती है मैनू छड़ जाएगा तू ब्याह तो बाद, ਤੇ मैं अगों कहना नहीं मां जी ਤੁਹਾਨੂੰ की छड़ना है, मैं आवांगा ताड़ी खिदमत करांगा लेकिन मैं अपनी बेगम लदा रखनी है, तू खराब हो गया, तू सही नहीं है, तू बदीद हो गया है। 700 बातें आपको सुननी पड़ेगी, ये मर्द हजरात के लिए प्रॉब्लम है। मतलब अगर आप, क्यों, बुजुर्गों ने भी ये, वो उनको पता है दीन का, लेकिन उन्होंने ये खुद नहीं पढ़ा ना, मौलवियों से जितना सुना, ये कारी साहब से जितना सुना, बस उतना ही पता है, या जितना बड़ों ने कह दिया कि मां नु प्यो नु छड़ के ना अलहदा हो जाएंगे, तो उन्होंने ये बात ज़हन में रखी हुई है। और हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल वैल्यूज में शामिल है कि आपने अपनी मिसेस को ज्वाइंट फैमिली में रखना है, बाज घरों में नहीं है, और अगर अलहदा हो जाए तो वो बुरा समझेंगे।
अब डेफिनेटली ये फिर उसके नुकसान भी हैं, उसके फायदे भी हैं, दोनों के। मैं फिलहाल अभी ये इस पे बात नहीं करना चाह रहा बच्चे कहने सानू लगता है कोई गुस्सा है, लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इस्लाम में नहीं है। क्यों? ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में पर्दा नहीं होता। पर्दा नहीं है तो गया बस, पर्दे का एहतमाम नहीं होता, पर्दे का एहतमाम नहीं है। और पर्दे की बड़ी सख्त ताकीद है, वो लहदा बात है कि पर्दा करते कुलते नहीं है हमारे यहाँ। भाईजन टेस्ट हो गया था, हैं सही हो गया था, दिया वाम ने कि नहीं? अटेंडेंस भेजनी है, अटेंडेंस भेजनी है, जिन्होंने नहीं टेस्ट दिया उन्होंने मुझसे मिलवाना है, जरा है जरा डंडा परेड करनी है इनकी। और दूसरी बात है, क्या नाम है, आपने मुझे फोन तो नहीं किया था? की थी, मोबाइल नहीं है मेरे पास। चलो आगे चलें। नेक्स्ट आ जाए जी, इस्लामिक फाइनेंस के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। यानी मैं अब सारी इस्लामिक फाइनेंस नहीं पढ़ाऊंगा, आल्दो मैं पीएचडी इसी में ही कर रहा हूँ और मेरा थीसिस जमा है इसके ऊपर। तो हाँ, मेरा इस फील्ड में है काम पीएचडी का। तो प्रिंसिपल्स क्या हैं इसके, इस्लामिक फाइनेंस में किन चीजों की ममानियत कह दो, चलो कौन सी चीजें ममनू है? तो सबसे पहली जो चीज ममनू है दैट इज, इस्लामिक फाइनेंस कहती है कि कोई भी बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी में सूद हराम है। अब सूद, सूद को इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं और अरबी में रिबा कहते हैं, ठीक है, रिबा। अब ये हम सवाब के लिए पढ़े, ये आपसे पूछना नहीं, वहां पे किसी ने आपसे जो पूछना है वो तीसरी हेडिंग पूछनी है। वो आपको डाटा देगा, ट्रांजैक्शन देगा, एमसीक्यूज देगा, और वो कहेगा पहचानो ये कौन सी इस्लामिक फाइनेंस की ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है। तो अभी आप सवाब के लिए पढ़ रहे हैं। अच्छा, रिबा की क्या डेफिनेशन है, इंटरेस्ट की क्या डेफिनेशन है, लड़की हो मत नहीं करनी। सूद की क्या डेफिनेशन है? अगर आपने ये सुन रखा है कि फिक्स रेट से जो भी प्रॉफिट होगा वो सूद है, तो आप गलत हैं। फिक्स रेट से कोई भी मुनाफा हो या परसेंटेज वाले रेट से मुनाफा हो, वो सूद नहीं है। सूद की डेफिनेशन ये है कि लोन की कोई भी ट्रांजैक्शन हो, लोन की ट्रांजैक्शन हो, किसकी हो? जिसमें कमोडिटी इन्वॉल्व नहीं थी, लोन लिया गया है, दिया गया है। एक लोन लेने वाला बोरोवर है, दूसरी पार्टी कौन है? लेंडर है। तो लोन की ट्रांजैक्शन में याद रखिए, कौन सी ट्रांजैक्शन में? लोन की ट्रांजैक्शन में, लोन जिसको अकाउंटिंग में एक्चुअली हम लोन कहते हैं, जिसकी एंट्री होती है, लेने वाला करता है कैश टू लोन, देने वाला करता है लोन रिसीवेबल टू कैश। इंटेंशन लोन की होती है, लोन की इंटेंशन होती है, इन्वेस्टमेंट की, ज्वाइंट वेंचरशिप की इंटेंशन। लोन की ट्रांजैक्शन जब भी होगी तो लोन की ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज होगी, एक बोरोवर और दूसरी पार्टी क्या है? एक लेंडर। क्या चीज बचे? एक मिनट ठहर जाए। लोन की ट्रांजैक्शन में बोरोवर की तरफ से लेंडर को प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा जितना भी एक्सेस दिया जाएगा, चाहे पैसों की शक्ल में, चाहे गंदुम की शक्ल में, चाहे खाने की शक्ल में, जिस मर्जी शक्ल में, बोरोवर की तरफ से एक्स्ट्रा बेनिफिट ट्रांसफर टू, रिबा कहते हैं एक्सेस को, रिबा मींस एक्सेस। बोरोवर की तरफ से लेंडर को कुछ भी एक्सेस दिया गया है, एनी एक्सेस पेमेंट और एक्सेस कंसिडरेशन और एक्सेस कंपनसेशन, कौन किसको दे? अब लेंडर ने उसको खाना खिला दिया, वो नहीं, मतलब जिसने कर्जा दिया था ना, मेरे पास जो कर्जा लेने वाला आया, मैंने उसको कर्जा दिया, साथ रोटी खुआई, अब बाद भी आया मिलने मिलाने, तो मैंने उसको खाना खिलाया। लेंडर दे दे खाना पीना, कोई फायदा दे दे, कोई मसला नहीं। बोरोवर की तरफ से लेंडर को कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं होना चाहिए। बाज अहादीस में तो यह है कि खाना भी ना खाएं वहां से, लेकिन वो एक्सट्रीम केस है। हमारे मुआशरे में तो ये बड़ा बुरा समझा जाएगा। मसलन मैं किसी के घर जाऊँ, उसको दिया, मैं तो नहीं रोटी खानी तेरे घर, मैं तो, वो बुरा मना देगा ना। इखलाकियात भी एक चीज है, तो वो एक्सट्रीम केस है। अगर इखलाकियात का तकाजा आ जाए सामने, तो फिर इस्लाम की जो रूलिंग है ना, वो लीनियंट हो जाती है, वहाँ लीनियंसी आ जाती है कि यार ठीक है, इखलाकियात की वजह से आप कर सकते हैं ये, कि खाना आप वो जाए उसके खाना पूछ ले, चाय पूछ ले, तो आपने गुस्सा नहीं कर देना, नहीं मैं नहीं खाना, चुप करके बैठ जाओ,
ऐसे नहीं है, आपको थोड़ी सी लीनियंसी, ये हमारे ट्रेडिशन भी है ना, जो आता है मेहमान नवाजी का तकाजा होता है। तो बोरोवर की तरफ से लेंडर को जो भी प्रिंसिपल अमाउंट से ओवर एंड अबव दिया जाएगा दैट इज इंटरेस्ट, और कोई चीज। अब चाहे ये फिक्स रेट से हो, चाहे ये फ्लोटिंग रेट से हो, ये नहीं, जो भी एक्स्ट्रा कंपनसेशन दी जा रही है, इसके पीछे इस्लाम क्या लॉजिक देता है? इस्लाम कहता है एक्चुअली पैसा इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसा, पैसा इज नॉट अ कमोडिटी, ये सब मानते हैं। एमबीएफ में आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हो शायद कभी, कि करेंसी या मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज नॉट अ कमोडिटी। तो मनी को ट्रेडिंग कमोडिटी के तौर पे ले रहे हैं। जब मैं किसी को कर्जा दे रहा हूं ना और उससे एक्स्ट्रा पैसे ले रहा हूं, तो इसका मतलब है मैं पैसे को कमोडिटी समझ रहा हूं और कमोडिटी समझ के बेच रहा हूं और उस पर मुनाफा कमा रहा हूं। तो पैसा इज नॉट अ कमोडिटी। जितने भी ये मनी चेंजर हैं, जो मनी चेंजर मनी करेंसी कन्वर्ट करते हैं, वो भी पैसे को एज अ कमोडिटी ले रहे होते हैं और वो उस पर आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, तो वो भी इससे बाहर निकल जाता है। वो भी उनका भी सारा जो है ट्रांजेक्शन वो फारिग है, वो सारी इकोनॉमिक बिजनेस एक्टिविटी बिल्कुल फारिग हो जाती है उनकी, ठीक है। बाकी लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस और फतवे हैं मौजूद। वो वजह क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड भी तो करनी है ना अब, तो वक्त के साथ साथ रूलिंग थोड़ी सी क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। लेकिन ये जो लोन की ट्रांजेक्शन है ना, ये प्योरली लोन की नीयत से जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो हेल्प का एग्रीमेंट है, और हेल्प के एग्रीमेंट पे मुनाफा नहीं कमाया जा सकता, ठीक है। हेल्प के एग्रीमेंट पे मुनाफा, ट्रेडिंग एग्रीमेंट कोई होना उसमें मुनाफा कमाए, और उसमें कमोडिटी इन्वॉल्व होना जरूरी है। विदाउट कमोडिटी कोई भी काम करेंगे वो भी निकलता जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो इस्लाम ने मना की, सबसे मेन जो इस्लामिक फाइनेंस मना करती है, वो कहती है इंटरेस्ट इज प्रोहिबिटेड। दूसरा, गरर इज, गरर, गरर को अरबी में गरर है, इंग्लिश में है गैम्बलिंग, गैम्बलिंग एंड स्पेक्यूलेशन, जिसको गरर कहते हैं, एक्सेसिव अनसर्टेनिटी, गरर। वो भी गैम्बलिंग भी डिसअलाउड है, गैम्बलिंग सट्टाबाजी, इवन होर्डिंग भी डिसअलाउड है। होर्डिंग समझते हैं, ये गैम्बलिंग से ही निकला हुआ ना, कि आपको उम्मीद है कि मुस्तकबिल में गंदम की शॉर्टेज होनी है, रख लो खरीद के। हाँ, होर्डिंग जखीरा अंदोजी। अननेसेसरी स्टॉक इन एंटिसिपेशन ऑफ हायर प्राइसेस इन फ्यूचर। आम स्टॉक नहीं, शॉर्टेज के टाइम पे ये शॉर्टेज आने वाली है और आपको पता है, देन यू आर क्रिएटिंग। जैसे पैनाडोल का इस वक्त है, पैनाडोल की इस वक्त बड़ी जरूरत है। जो वो लोग हैं ना, उनको जिनको हो रहा है डेंगी, उनको को 8-8 6-6 पैनाडोल दिन में खानी है, और पैनाडोल मिल ही नहीं रही, और कुछ लोगों ने स्टोर में रखी हुई है और निकाल ही नहीं, अपने जान पहचान वालों को ये बड़ी महंगी दे रहे हैं। दैट इज होर्डिंग। मजबूरी से फायदा उठा के जब आपने स्टॉक क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। होर्डिंग भी अलाउड नहीं है, गैम्बलिंग भी अलाउड नहीं है, इंटरेस्ट भी अलाउड नहीं है। नहीं, शॉर्टेज चल रही है और आपने खरीद के नॉर्मल मार्केट प्राइस पे जो चल रही है वो बेच रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। स्टॉक ऑफ रूटीन, अब आप फॉर एग्जांपल 15 पैकेट पैनाडोल के खरीदते रहे हैं, और अब आपने डिमांड की वजह से 25 खरीद ली हैं, लेकिन दे आप रहे हैं, जो आ रहा है उसको दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम है। क्या कहते हैं? और दे किस प्राइस पे रहे हैं? जो नॉर्मल प्राइस है। नहीं समझ आ रही? जो मसलन आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अनाउंस किया कि पैनाडोल का पता इतने 20 रुपए का देना है या 15 रुपए का, आप 200 रुपए का पता दे रही हैं अपनी दुकान पे रखे, दे तो नहीं है लेकिन 200 रुपए का दे रही हैं, वो भी ठीक नहीं है। हाँ, वो भी, हाँ, वो भी सही नहीं है। बिटकॉइन भी सही नहीं है। सुना है कभी बिटकॉइन का? तमाम ये जो डिजिटल करेंसीज हैं, इनकी ट्रेडिंग सही नहीं है। सोने की ट्रेडिंग सही नहीं है। सोने की, सोना नहीं है ना असल में इन्वॉल्व। वो कहते हैं गोल्ड के ऊपर आपको प्रॉफिट होगा, गोल्ड आपने खरीदे ही कोई नहीं, पता नहीं हवाई गोल्ड गोल्ड है कोई। नहीं, स्टॉक एक्सचेंज नहीं कह रहा मैं गोल्ड, स्टॉक एक्सचेंज में भी मेजोरिटी फारग है पाकिस्तान में, दुनिया में भी। उसमें कुछ कंपनीज हैं जो जायज है, उनको कहते हैं शरिया कंप्लायंट कंपनीज, जिनमें सूद का एलिमेंट, जिनकी इनकम में इतना माइनस है 5%, जिनकी इनकम का 20 से 30% पोर्शन उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट अपीयर हो रहा है एज एन अदर इनकम,
उन कंपनीज को कहते हैं नॉन शरिया कंप्लाइंट, उनमें इन्वेस्टमेंट करना जायज नहीं है। समझ आ रही है? जिन कंपनीज ने डेट 33% से ज्यादा लिया हुआ है, इंटरेस्ट 5% ऑफ इनकम से ज्यादा है, लिक्विड एसेट्स बहुत ज्यादा है उनके, उन कंपनीज में पैसा लगाने की जरूरत। सर बिटकॉइन की क्या लॉजिक है? हाँ, उसके ये लॉजिक है, अंडरलाइन कमोडिटी एक असूल है इस्लामिक फाइनेंस के, बहुत से असूल है ना, मैं तो अभी थोड़ी बता रहा हूँ कि बैक एंड पर अंडरलाइन कमोडिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, कोई ना कोई कमोडिटी होनी चाहिए, कोई एसेट रियल एसेट होना चाहिए जिसकी ट्रेड हो रही है। जब मैं कंपनी के शेयर्स खरीदता हूँ ना, तो कंपनी के पीछे प्लांट एंड मशीनरी एसेट और फिजिकल एसेट पाए जाते हैं। असल में वो जो आपके पास शेयर होता है वो उन फिजिकल एसेट्स की ओनरशिप को शो करता है। नहीं, बहुत सारे का, एक तो बची आई है, भेजे भेजे मेरे पास, वो मेरे पास, हाँ इधर ही आ गए, अभी आए हैं। ओ यार, देखें ये जिससे भी मिला है उसको आपने भेजना था ना, मेरे से मिल गई है वो बच्ची, अभी भेज दें उसको। हाँ, मुझसे मिलवाएं। अच्छा, क्या मैं कह रहा हूँ, बिटकॉइन तो बिटकॉइन जायज नहीं, अंडरलाइन कमोडिटी नहीं है उसके पीछे। अच्छा जी। जी। देखें जी, जब आप टी बिल्स खरीदते हैं तो गवर्नमेंट आपसे लोन ले रही है, लोन की हर ट्रांजैक्शन पे जो एक्स्ट्रा मिलेगा इन्वेस्टर को, दैट इज इंटरेस्ट, दैट इज रिबा। खुलम खुला नहीं बता रहे, गवर्नमेंट तो कहाँ बताएगी? हाँ, वो कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। हमारा सारा बैंकिंग सिस्टम सूद पे बेस कर रहा है। चलो भाई आगे चले, हमारे पेपर में जो आना है, तो बिटकॉइन के पीछे कोई अंडरलाइन कमोडिटी या एसेट नहीं है भाई, रियल एसेट होना जरूरी है। आगे चलो, नेक्स्ट। वो बंदे जाई जा रहे हैं, वो कह रहे हैं सर साड़िया इन्वेस्टमेंट बाहर कटी जा रहे हैं। एक खातून रहेगी, बाकी भाग गए। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट। वो क्या है, इस्लामिक मोड्स कौन से हैं फाइनेंसिंग की? अगर आपके इदारे को पैसों की जरूरत है तो मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग, जी, इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग कौन कौन से हैं? इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग कौन कौन से हैं? तो उसमें सबसे पहला जो मोड है उसे कहते हैं मुशारका। पहला कौन सा है? दूसरा है मुदारबा। मुदारबा। तीसरा है मुराभा। एक मिनट। आप सॉल्यूशन लाए?
अच्छा भी बच्चों, अच्छा मुशारका मुदारबा, उसके बाद क्या है, मुराबा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आखिरी है इजारा। इजारा, हाँ वो याद आ गया बचपन, वो इसकी टाइप्स हैं आगे इजारा की। मुशारका और मुदारबा दोनों पार्टनरशिप्स ही हैं, या जिसको आप जॉइंट वेंचर कह सकते हैं। मुशारका और मुदारबा दोनों क्या हैं, पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर है, लेकिन ये कन्वेंशनल पार्टनरशिप्स या कन्वेंशनल जॉइंट वेंचर्स नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारी कंपनी एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट करना चाह रही है जो कि 500 मिलियन रुपीस का है, आपके पास सिर्फ 200 मिलियन है। 300 मिलियन के लिए आप एक और कंपनी को अपने साथ मिलाते हैं, 200 मिलियन आप कंट्रीब्यूट करते हैं, 300 मिलियन वो कंपनी या कोई इस्लामिक बैंक हो सकता है वो कंट्रीब्यूट करता है। जी सदीक, और कितने बदले आए हैं यार, मेरा फोन नहीं था जिस वजह से मसला हुआ, उन्हें चाहिए था कि उनका नंबर नोट कर लेते, है ना, लेकर आए मैंने। हमेशा ऐसे करते हैं मेरे पास, आप उन्हें बताएं कि सर के पास मोबाइल नहीं था, इसीलिए सर आपको सुबह इन्फॉर्म नहीं कर सके, तो नंबर लिख लेते होते हैं, फिर मैं रब्ता कर लूंगा उनसे, कोई नहीं, बात हो गई ना इस तरह, वो क्या कह गई है बच्चे, ठीक है। मुशारका और मुदारबा, तो मुशारका और मुदारबा में मैं बता रहा था, मुशारका में क्या होगा, आपको 500 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट करना है, 200 मिलियन आपकी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, 300 मिलियन कोई अदर कंपनी वाई लिमिटेड इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। दोनों ऑनर होंगी इस प्रोजेक्ट की, दोनों जब मिलकर करेंगी तो दोनों को जॉइंट वेंचर पार्टनर कहा जाएगा। दूसरी कंपनी कोई बैंक भी हो सकता है, इस्लामिक बैंक, कन्वेंशनल बैंक नहीं, तो वो आपके साथ 300 मिलियन इन्वेस्ट करे, आपके कितने पैसे हैं 200 मिलियन। दोनों कंपनीज एक्टिवली प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, डे टू डे ऑपरेशंस में, डिसीजन मेकिंग में, मैनेजमेंट में, दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। प्रॉफिट विल बी शेयर्ड अकॉर्डिंग टू एग्रीड रेशियो, बराबर बराबर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दोनों एग्रीड रेशियो से प्रॉफिट शेयर करेंगे। शायद आइडिया आपका हो तो आप कहें जी 60% प्रॉफिट मैंने लेना है या 70% मैंने लेना है, तुम्हें 30, वो आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट से होगा। बट लॉस विल बी शेयर्ड, लॉस विल बी शेयर्ड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कितने परसेंट कैपिटल हमने लगाया, कितने परसेंट कैपिटल उन्होंने लगाया। लॉस, इस्लाम कहता है मुनाफा मर्जी से होगा, जितना मर्जी ले लो एक दूसरे में, लेकिन लॉस विल बी शेयर्ड अकॉर्डिंग टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इनिशियल कैपिटल कितना लगाया, कितने परसेंट हमने लगाया था 200 मिलियन, तो हमारा था 40%, उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन था 60%, तो लॉस अकॉर्डिंग टू होता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। नहीं समझ आ रही, ये कौन सी है, मुशारका। अंडर द मुशारका ऑल जॉइंट वेंचर पार्टनर्स, अब मैं अगर इसकी हेडिंग बनाऊं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितने लोग करेंगे, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट तमाम पार्टनर्स करेंगे, प्रॉफिट किस रेशियो से शेयर होगा, लॉस किस रेशियो से होगा, टर्मिनेशन प्रोजेक्ट की कंप्लीशन पे टर्मिनेट हो जाएगी पार्टनरशिप या अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट पे ऑटोमेटिकली मुशारका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, या अर्ली टर्मिनेशन भी पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज। असल मसला लॉस का होता है, लॉस की शेयरिंग इस्लामिक फाइनेंस में बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फड्डा ही लॉस में पड़ रहा है, फड्डा लड़ाई प्रॉफिट तो होनी नहीं, होनी लॉस से है, ठीक है। अच्छा, मुदारबा इज आल्सो अ पार्टनरशिप, बट इन मुदारबा one company will contribute the funds, other company will contribute the skills or expertise। तो मिसाल के तौर पर हमारी कंपनी है, वो एक 500 मिलियन का प्रोजेक्ट करना चाहती है, पैसा हमारे पास 1 टका भी नहीं है, लेकिन एक्सपर्टीज है, तो हम किसी इस्लामिक बैंक को अपने साथ मिलाते हैं, उसे कहते हैं आप पैसा लगाएं, मैनेज हम करते हैं, और ये प्रोजेक्ट चलाना है, आप भी पार्टनर हम भी पार्टनर, पार्टनर है, कर्जा नहीं है, आप पार्टनर है हम भी पार्टनर है। प्रॉफिट विल बी शेयर्ड अकॉर्डिंग टू एग्रीड रेशियो, बट लॉस विल बी बोर्न एंटायरली बाय द फाइनेंसर, क्योंकि पैसे सारे उसने दिए, लॉस किसने बियर करना है,
उस फाइनेंसर को अरबी में कहते हैं रब्बुल माल। क्या कहते हैं उसको? और जो चलाने वाला है एडमिनिस्ट्रेटर, उसको कहते हैं मुदारिब। क्या कहते हैं उसको? मुदारिब। इज इट क्लियर? नहीं समझ आ रही? क्या फर्क हुआ मुशारका में मुदारबा में? मुशारका में ऑल पार्टीज कंट्रीब्यूट द कैपिटल, और मुदारबा में फाइनेंसर ओनली वन पार्टी को, या वन नहीं, दो तीन हो सकती हैं, जितनी कुछ लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। जो पैसा देते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। प्रॉफिट दोनों में कॉमन है एग्रीड रेशियो से। लॉस अकॉर्डिंग टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो मुशारका में तो सबने पैसा दिया होता है, मुदारबा में जिसने पैसा दिया है रब्बुल माल विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। मुदारिब के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए लॉस की कोई कंडीशन, उसके अलावा कोई सैलरियां नहीं ले सकते, कोई लोन शोन नहीं ले सकते। वो जो आपने आम पार्टनरशिप में नहीं पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनरशिप से लोन है, कोई चीज नहीं है, अलाउड नहीं है। अच्छा, उसके बाद मुदारबा दो तरह का हो सकता है, रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा और अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा। कितनी तरह का हो सकता है? रिस्ट्रिक्टेड और क्या फर्क है बताओ भाई? पढ़ा है आपने? पढ़ा है? अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा में रब्बुल माल पैसे लगाएगा, लेकिन ये पाबंदी नहीं लगाएगा। मुदारिब पे होता है कि वो पैसों को जहां मर्जी इन्वेस्ट करे। रब्बुल माल उसे कहता है ये पैसे हैं जो आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं, अब आपने टेक्सटाइल मिल लगानी है, भावे कुड़ियां का कपड़ा बनाओ, भावे बंदियां का बनाओ, भावे जितना मर्जी बनाओ, आपकी मर्जी है। चाहे ट्राउजर का कपड़ा बनाए, आपने टेक्सटाइल मिल लगा दी, हम आपको पैसा दे रहे हैं। इसको बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा। यानी फाइनेंसर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन मुदारिब पे, एडमिनिस्ट्रेटर कंपनी पे, मैनेजमेंट कंपनी पे नहीं लगाता। एक रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा होगा, उसमें वो कहेगा जी आपने क्योंकि सिर्फ बच्चों के गारमेंट्स बनाने वाली फैक्ट्री के लिए पैसा लिया है, उन तुसी और कितने नहीं लाना, जहां मैं कह रहा हूं वहां लगाना है, ये मुझसे पूछ के लगाना है। ऐसे मुदारबा को क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्टेड। अनरिस्ट्रिक्टेड में रब्बुल माल की तरफ से देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस एक्टिविटीज, बट रिस्ट्रिक्टेड में एक्टिविटीज पे रिस्ट्रिक्शन होती हैं। दोनों पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, दोनों में हमारी कंपनी के पास पैसा आएगा किसी दूसरी पार्टी की तरफ से। जिस पार्टी की तरफ से पैसा आएगा अगर वो पार्टिसिपेट भी कर जाए तो वो मुशारका है, और अगर वो एक्टिवली डे टू डे ऑपरेशन में पार्टिसिपेट ना करे और लॉस की वो जिम्मेदार हो तो वो मुदारबा है। ठीक है? मुराबा क्या होता है? ये सेल परचेज है ऑन इंस्टॉलमेंट, सेल परचेज ऑन इंस्टॉलमेंट। और आखिरी इजारा है रेंटल एग्रीमेंट। इजारा क्या होता है? रेंटल एग्रीमेंट। चले कल बात करेंगे, अभी टाइम भी खत्म हो गया, दूसरी तरफ बच्चे भी बैठे हैं, हम कल बात करेंगे इन पे। तो मुशारका, मुदारबा, मुराबा, इजारा। मैंने वैसे आपको, अगर आप कहें ना, मैंने आपको इस्लामिक फाइनेंस के सिर्फ 2-3 असूल बताए हैं, बहुत ज्यादा है, 18 से 20 असूल है। कितने? 18 से। उनमें एक असूल ये भी है, हलाल प्रोडक्ट होनी चाहिए। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो आप करना चाहें वो कौन सी प्रोडक्ट की हो, तो शराब शरूब निकल जाती है उसमें से। ठीक है? हलाल प्रोडक्ट हो, हलाल प्रोडक्ट। अब हलाल का तायुन भी इस्लाम ने किया हुआ कि कौन सी प्रोडक्ट्स हलाल होती हैं। मसलन वो पिग का पता है आपको? पिग, उसकी पता नहीं उसके क्या ना बालों से या किसी से, इसी तरह घोड़े के बालों से भी ब्रश बनते हैं। तो वो अब पिग तो वैसे ही हराम है, तो उसके बालों से जो ब्रश बनेगा है, और मुंह वाला ब्रश जिससे आप ब्रश करते हैं सुबह, तो वो किधर से हलाल होगा? समझ आई? तो ये ऐसा होता है कि बास प्रोडक्ट्स में हराम चीजें इस्तेमाल होती हैं, वो आपके लिए हलाल नहीं है। इस्लामिक फाइनेंस कहता है उनकी ट्रेडिंग नहीं करनी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी जो हराम चीजें हैं। चलो और भी बहुत से प्रिंसिपल है, लेकिन वो आप कभी पढ़ना चाहें तो पढ़िएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। चलो बस आज इतना ही। अगले हफ्ते आपका, अगले हफ्ते का मतलब अगले वीक में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टेस्ट है। किसका? और आपने मुझे याद कराना है, आपकी जिम्मेदारी है। आप रोज कब ग्रुप में भेजा है? आज तो मोबाइल ही नहीं है, मैं वही तो बता रहा हूँ। अभी खातून से माजरत करके आया, उसको टाइम दिया हुआ था तो मैं उससे रब्ता ही नहीं कर सका सुबह से। आज मेरे पास मोबाइल नहीं है, बोला है होगा। घर रह गए बेटा, बूढ़े हो गए हम। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।
भूल जाते हैं